Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the new application of group theory, that is use of group theory in constructing hybrid orbitals in simple molecules. तो अभी क्या है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करते थे, जैसे अगर BF3 की बात करें तो हमारा मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ग्रुप थ्योरी का क्या रोल है इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट कि हमारे पास जो पर्टिकुलर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो sp होंगे या sp3d होंगे या d2 sp3 होंगे। तो कहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्बिनेशन क्या है, मोस्ट प्रोबेबल होगा। क्लियर। इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे हमने विसेपर में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। विसेपर थ्योरी जब हमने किया था तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स किस वे में हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लेकिन आज हम विद द हेल्प ऑफ करैक्टर टेबल हेल्प फाइंड आउट करेंगे कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो हम इसे फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। आज हम सिर्फ बेसिक डिस्कशन प्लस BF3 की रेफरेंस लेके चलेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल जो मैंने इस नोट्स में प्रिपेयर कर रखे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Hybridization play a very important role in chemical bonding. We know, for instance, that the carbon-hydrogen bond in CH4 molecule involve sp3 hybridized, whereas BF3 में हमारे पास sp2 hybridized orbital हैं। क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में फॉल करता है तो वो क्या मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और उसका डायरेक्शनल करैक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। डायरेक्शनल करैक्टर इंक्रीज़ होने से हमारे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए हर कोई मॉलिक्यूल पहले सेंटर मॉलिक्यूल हमारा हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करता है, उसके बाद सराउंडिंग एटम उसके साथ अटैच होते हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप थ्योरी में हम हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टडी करते हैं वो सिग्मा भी हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली सिग्मा ऑर्बिटल्स। सिमिलर वे में पाई का कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन उसके लिए मॉलिक्यूल के रेफरेंस चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे BF3 तो BF3 में ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आ रखकर, राइट। CH4 में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हैं। तो आज हम वैसे मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे जिसमें सिर्फ सिग्मा मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी सबसे पहला मेथडोलॉजी क्या अप्लाई करोगे, जब आपने ये जैसे हमने नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए भी एक प्रोसीजर लिखा था स्टैंडर्ड, उसी तरह से यहाँ पर भी एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उस हिसाब से आंसर करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आप क्या लिखोगे, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लिखनी है, जैसे वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है तो उस वे से। फिर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, जो आपके पास एटम्स कंबाइन कर रहे हैं आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। लेकिन ये 2 पार्ट तो हम नॉर्मल करते हैं, लेकिन वो सेपर के लिए था, राइट। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें एग्ज़ाम में जब आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आप ये लिख देना। सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप थ्योरी से पोर्शन स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने क्या फाइंड आउट करना है, उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करना है। जैसे BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या है, D3H है, वाटर का C2V है, अमोनिया का C3V है। तो आपको एक रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आप उसका पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करोगे और क्लासेस लिखोगे उसकी, क्योंकि आपने करैक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। मैट्रिक्स नोटेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, आप उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप आपने क्या है, बाय यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला आप रिलेशन डिड्यूस करोगे बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पर करैक्टर टेबल जब आप नंबर ऑफ, वहाँ पर जब हम करते थे स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला अप्लाई तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ़ अनशिफ्टेड एटम्स कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ़ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। क्लियर। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट न्यू है। तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो तभी मैंने बोला है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला की वीडियो आप ध्यान से 2 बार ही सुनना, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला का जो मेथडोलॉजी है वो बहुत बार यूज़ होगी। टू फाइंड आउट अ सेट ऑफ सिमेट्री ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स। तो आपने वो सेट ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने हैं। आपके पास एक कॉम्बिनेशन रिड्यूस होके आएगा यहाँ से, उस कॉम्बिनेशन के आप मोस्ट प्रोबेबल सेट हम
डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप वे फंक्शन डिराइव करोगे, कोफिशिएंट्स देखोगे कि उनका जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है वो कितना है, रिलेटिव एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करोगे। ये सब आपने, अगर आप एमएससी कर चुके हो तो आपने क्वांटम के टॉपिक्स में जब आपने इथाइन वहाँ पर जो सिस्टम्स किए थे तब हम डिड्यूस करते थे ये सारा पोर्शन। आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल BF3 की। तो जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स में बोला मैं वैसे वैसे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमने बताना है ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये आप वेसेपर से सीखोगे। ऑल 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन। यहाँ पर बॉन्ड्स की बात हो रही है क्योंकि हमने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स चेक करने हैं। एंगल क्या रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर, 120 डिग्री। उसके बाद आप लिखोगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे बोरोन और फ्लोरीन इन्वॉल्व हैं तो आप उनका कन्फिग्रेशन लिख दोगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप आपका आएगा यहाँ पर D3H और क्लासेस रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, क्योंकि हमारा जो करैक्टर टेबल है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्लासेस आपने मेंशन कर दी, 6 क्लासेस हैं, तो ये आप इस वे में उसे अरेंज करोगे। अभी अनशिफ्टेड बॉन्ड्स को देखो रजे, यहाँ पर मैंने BF3 के मॉलिक्यूल में अभी आप अनशिफ्टेड एटम्स होते तो 4 होने थे, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अनशिफ्टेड बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो बॉन्ड्स किस में होते हैं, 2 एटम्स के बीच में ही बॉन्ड बनता है। तो आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं, Γ1, Γ2, Γ3 एंड ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आज आप जो कॉम्बिनेशन या एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हो वहाँ पाई बॉन्ड की टेंडेंसी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, क्लियर। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा ग्रुप थ्योरी का पार्ट स्टार्ट हो गया। ग्रुप थ्योरी में हमारे पास D3H का करैक्टर टेबल होगा। एग्ज़ाम में आपको करैक्टर टेबल दिया जाना चाहिए, लेकिन हाँ ये अगर आप जैसे वाटर का मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर लो, उसका बेनिफिट क्या है, आपका करैक्टर टेबल छोटा होगा और C2V और C3V का कॉम्बिनेशन आपने किया हुआ है, तो वाटर का जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आएंगे। लोन पेयर की इंट्रोडक्शन यहाँ पर ग्रुप थ्योरी हमें बता नहीं सकती, ठीक। आप फिर भी होमवर्क के लिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर BF3 के लिए अप्लाई कर रही हूँ, आप साइमल्टेनियसली C2V के लिए करके देखना। अगर हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैट्रिक्स नोटेशंस और रिप्रेजेंटेशन अभी आप ग्रुप के लिए कैसे करोगे। सबसे पहले जब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, अभी हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो 3x3 ऑर्डर का होगा। लेकिन कौन सा मैट्रिक्स का आंसर कहाँ होगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं। आपका जो पहला कॉलम होगा वो Γ1 के लिए होगा, सेकंड कॉलम आपका Γ2 के लिए होगा और थर्ड कॉलम Γ3 के लिए होगा। अभी डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉन्ड से Γ1 स्टार्ट करते हो। अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो आपके लिए वैसे हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से नोटेशन और एक्सिस ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑपरेशंस लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे पास 6 क्लासेस हैं, दैट मीन्स मुझे 6 के अनशिफ्टेड बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑपरेशन लगाया E का। ये वही डिटेल मेथड डिस्कस कर रही हूँ जैसे मैंने आपको उसमें सिखाया था वाटर के केस में, कि आपके पास 9x9 का मैट्रिक्स आप कैसे लिखोगे, उसी तरह से आज आप वेक्टर्स का लिख रहे हो। बाद में आप फिर से शॉर्टकट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास Γ1 का आंसर आना था। आइडेंटिटी मीन्स रिमेन्स द सेम, तो आप सीधा भी लिख सकते थे 1 0 0 0 1 0, लेकिन आपको बताने के लिए कि Γ1 का आंसर आप यहाँ तो कॉफिशिएंट में Γ1 का आंसर 1 यहाँ चेंज नहीं आएगा, फिर Γ2 के लिए Γ2 में चेंज नहीं आएगा, Γ3 के लिए Γ3 में चेंज नहीं आएगा। उसके अलावा आपके पास कॉफिशिएंट 0 रहेंगे, तभी आपका मैट्रिक्स ये है, क्लियर। तो साथ में करैक्टर लिखते रहना। 3 है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है दैट इज़ C3Z। अभी C3Z लगाने से हम गामा की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात नहीं कर रहे। तो अभी क्या है, जब आप C3 लगाओगे Γ1 Γ2 की पोजीशन पे होगा, Γ2 Γ3 की पोजीशन पे होगा, Γ3 Γ1 की पोजीशन पे होगा। इसका मतलब जब आप यहाँ पर मैट्रिक्स भी कंस्ट्रक्ट करोगे, Γ1 का आंसर कहाँ दिखेगा आपको, Γ2 में। Γ2 का आंसर आपको कहाँ पे दिखेगा, Γ3 में। Γ3 का आंसर आपको कहाँ पे दिखेगा, Γ1 में। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली ये कॉफिशिएंट्स ही हैं, 0 1 0 0 0 1, और ये मैट्रिक्स आपके पास बन गया। तो करैक्टर क्या हो गया, 0। C2 आपने C2 अप्लाई किया। अभी C2 परपेंडिकुलर है, अगर आपकी Z एक्सिस C3 के अलॉन्ग है तो X एक्सिस या Y एक्सिस होगी। तो अभी जब आप C2 अप्लाई करोगे तो आप बॉन्ड्स की पोजीशन देखो, साथ में आप रफ पेपर से समझना कि यहाँ पर मैंने सपोज करो ये मेरे 3 बॉन्ड्स हैं,
तो मैंने ये गामा 1, गामा 2, गामा 3। अभी क्या होगा, गामा 1 यहीं पे है क्योंकि मैंने C2 यहाँ से पास की है, गामा 1 यहीं पे, गामा 2 और गामा 3 का आंसर बदल गया तो यही लिखा हुआ है। x का आंसर x, जहाँ से एक्सिस लिखी हुई है x का आंसर x ही रहेगा, लेकिन y का z और z का y हो जाएगा। सिमिलर वे में फिर ऐसे होगा, गामा 1 का आंसर गामा 1 में ही रहेगा, लेकिन गामा 2 का आंसर कहाँ दिखेगा, गामा 3 में, गामा 3 का आंसर कहाँ दिखेगा, गामा 2 में। तो आपके पास मैट्रिक्स कैसे हो गया, ये वाला हो गया और आपने करेक्टर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सिग्मा एच ऑर्बिटल। सिग्मा एच के लिए फिर से अगेन देखो यही डायग्राम, यहाँ पर आपने सिग्मा एच अप्लाई किया, दैट मीन्स गामा 1 भी वहीं, गामा 2 भी वहीं, गामा 3 भी वहीं। तो हमारे पास फिर से मैट्रिक्स आ गया, उसका करेक्टर आया 3। S3 में क्या करोगे, S3 कहाँ से होती है, C3 फॉलोड बाय सिग्मा। तो C3 आपने लगाया तो सारे तो तभी बदल गए, गामा 1 गामा 2 में, गामा 2 गामा 3 में, गामा 3 गामा 1 में। तो अगेन आपके पास 0 करेक्टर आया। सिग्मा V जहाँ से C2 पास किया था, तो x का चेंज नहीं होगा, y का z में, z का y में। उसी तरह गामा 2 का आंसर गामा 3 में, 3 का आंसर गामा 2 में। तो आपके पास मैट्रिक्स डिज़ाइन हो गया। अभी आपके पास सबके करेक्टर आ गए। अभी आप कहाँ पे हम वापस से जाएंगे, तो यहाँ पर उन्होंने थ्योरी में आपको बता दिया कि अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन 0 करोगे जब आपका वेक्टर शिफ्ट हो गया। तो वो हमने ऑब्जर्व किया, अगर आपका वेक्टर शिफ्ट हो जाता है तो कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है। व्हेन वेक्टर नीदर शिफ्टेड नॉर रोटेट एट द सेम पोजीशन देन द कंट्रीब्यूशन इज़ 1। ना तो आपका वेक्टर रोटेट करे, ना ही आपका वेक्टर शिफ्ट हो जाए दूसरे की जगह, तब आप उसका कंट्रीब्यूशन, ओनली देन आप उसका कंट्रीब्यूशन 1 कंसिडर करोगे। व्हेन द रोटेट एट द सेम पोजीशन देन द कंट्रीब्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज कॉस थीटा। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड वेक्टर्स है वो आ गए। यहाँ ये हम जनरली यहाँ पर ही लिख लेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, क्योंकि अभी हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फार्मूला क्या था, 1/1। तो A1 डैश से स्टार्ट किया, इसका सिंबल 1, 1 इंटू 1, ये वाला भी आप वहीं पे ट्रांसफ़र कर लेना है उसके नीचे, तो मल्टीप्लाई इजी हो जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फार्मूला अप्लाई किया मैंने सिर्फ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होता, तो मैंने सिर्फ एक का ही अप्लाई किया है, तो मेरे पास उसका आंसर 1 आया। आप पूरे टेबल का ऑल द 6 क्लासेस के लिए आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो यही आएगा, A1 डैश और E डैश। A1 का मतलब है 1, राइट, E का मतलब है 2। तो हमारे पास कुछ 3 बॉन्ड्स हैं, तो देखो आपके पास कॉम्बिनेशन कैसा निकल के आया, 3। शायद से आपको याद हो, अगर आपने MOT की वीडियो सुनी है, तब मैंने आपको बोला था कि आप सिग्मा बॉन्ड के लिए या पाई बॉन्ड के लिए कॉम्बिनेशन एज सच ही याद कर लो, क्योंकि अभी आपने ग्रुप थ्योरी नहीं सीखा। लेकिन आज आप भी ग्रुप थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप जब भी कोई मॉलिक्यूल पर MOT अप्लाई करते थे तो वहाँ पर आपको ऐसे ही करेक्टर टेबल सा ड्रॉ किया होता था और वो आपको बोलता था कि जो हमारे पास रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन है वो ये आया। तो ये वो मेथडोलॉजी है कि विद द हेल्प ऑफ दिस आप फाइंड आउट कर सकते हो आपके MOT का जो रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन है सिग्मा के लिए या पाई के लिए कौन सा हो सकता है। क्लियर, तो ये भी हमारी एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी की। सेट ऑफ सिमेट्री ऑर्बिटल्स, अभी हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन आए हैं A1 डैश और E डैश, अभी आप इसके सामने देखो, A1 डैश के सामने आपको कॉम्बिनेशन कैसे मिल रहे हैं, ये वाले। E डैश के सामने आपके पास कॉम्बिनेशन कैसे हैं, x और y, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप्स। तो यहाँ पर आपके पास A1 में आपके पास हमेशा हमें पता है कि A1 स्फेरिकली सिमेट्रिकल के लिए कॉम्बिनेशन होता है, कि अगर हमने कल जब हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस की थी जहाँ पर हमने सिमेट्री के अडेप्टेड कॉम्बिनेशन सीखे थे, ट्रांसफॉर्मेशन सीखी थी, वहाँ पर हमने बोला था कि जो हमारा s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी आपके पास यहाँ पर आपका s ऑर्बिटल है। क्लियर, तो जब मैंने आपको वहाँ सिखाया था कि जहाँ पर आपको एक्स वाई देखेंगे वहीं पर आपके पी एक्स और पी वाई होंगे, या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि जहाँ पर हमने पोजीशंस की थी मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर भी पी एक्स का जो जहाँ पोजीशन आ रही थी वहीं हमारा पी एक्स ऑर्बिटल प्लेस हो रहा था। सिमिलर वाई की जहाँ पोजीशन थी वहाँ वाई, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जहाँ पोजीशन थी वहाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई की पोजीशन में डी एक्स वाई। तो हमारे पास जो पॉसिबल चांसेस हैं वो कौन कौन से हैं,
A1 की सिमेट्री s ऑर्बिटल भी हो सकती है और dz स्क्वायर भी हो सकती है। सामने आपके पास जो स्क्वायर्स हैं, dx स्क्वायर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, dy स्क्वायर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पास dz स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो s ऑर्बिटल हो सकता है या dz स्क्वायर हो सकता है। सिमिलर वहाँ पर px py हो सकता है या फिर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और d। तो ये आपके पास 4 कॉम्बिनेशन हो गए। A1 से आप क्या करोगे, या तो आप s ऑर्बिटल लो या px और py ले लो, या फिर आप s ऑर्बिटल लो या फिर dx के माइनस dxy ले लो, यहाँ पर या आप dz स्क्वायर ऑर्बिटल ले लो या फिर px और py ले लो, या फिर dz स्क्वायर ले लो, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ले लो। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन चारों के चारों डिड्यूस होके आ गए। अभी हम क्या करेंगे, वी कैन राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी 4 पॉसिबिलिटीज़। sp2 के लिए मैंने कॉफिशेंट c1, c2, c3, c4, क्योंकि चांसेस तो चारों के अभी मैक्सिमम प्रोबेबल फंक्शन हमने फाइंड आउट नहीं किया। फिर अभी देखो सभी रूल्ड आउट होंगे कैसे। बोरोन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। अब बोरोन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं है, क्योंकि 2s और 2p है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब जहाँ जहाँ पर डी की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो गई, और हमारे पास जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो कौन सा निकल के आया, sp2। तो इस तरह से ग्रुप थ्योरी हमें हेल्प करती है फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबल फंक्शन कौन सा हो सकता है। अभी आपका नेक्स्ट पार्ट है वेव फंक्शन ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ये सिर्फ आप BF3 के लिए करोगे, क्योंकि हर एक का वेव फंक्शन का जो कॉफिशेंट्स होंगे वो अलग होंगे। अगर आपको मेथड क्लियर हो गया तो आप बाकी एग्जांपल्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन मेरा जो आपके सिलेबस में है वो आपने सिर्फ इस एप्लीकेशन को अप्लाई करके दिखाना है। तो यहाँ तक ही आपका जो सिलेबस में है वो यहाँ तक ही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता चल जाएगा वेव फंक्शंस कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। उसके बाद आप हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऐसे ही मेंशन होते हैं। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगा वो कॉम्बिनेशन में s और p दोनों होंगे, या s का कॉफिशेंट a होगा, p का b होगा। फिर हमें पता है कि वेव फंक्शन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉर्मलाइज होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो कंट्रीब्यूशन अभी sp2 की अगर हम बात करें तो 1/3, 1/3, 1/3, तीनों के पास 1/3 का ऑप्शन होगा। तो p 66% होगा p, और s हमारे पास 33% होगा, जो हम s करेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आपने a स्क्वायर और b स्क्वायर का रिलेशन रिड्यूस करके a की वैल्यू 1/3 आ गई, तो ऑटोमेटिकली b उससे डबल है तो 2/√3 आ गई। तो हमारे पास वेव फंक्शंस ऐसे आ गए। अभी यहाँ पर C3 हमने क्या किया, 1 बाय 1 हमने ऑपरेशन सा अप्लाई करना शुरू कर दिया। हमने C3 के लिए चेक करना था। C3 मीन्स आपने C3 एक्सिस, यानी कि आपने एंगल 120 पे अपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया। तो C3 में क्या होगा, S में क्या होगा, C3 जब आप S ऑर्बिटल को किसी भी एंगल पे घुमा लो, S तो ऐसे ही रहेगा, तो हमारा कॉफिशेंट रिमेन सेम। लेकिन जब आपने P को रोटेट किया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। जब भी ट्रांसफॉर्म होगा या तो कॉस थीटा और साइन थीटा का कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पर आपके पास साई पी एक्स कॉस थीटा और माइनस साई पी वाई साइन थीटा। ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री का जब हम क्वांटम में शायद से किया हो आपने, ये रिलेशंस तब यूज़ किए थे। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू -1/2 और साइन 120 की √3/2, तो आपने दोनों फाइंड आउट कर ली। अब आपने C3 में फिर से C3 जब आपने यहाँ पर अप्लाई किया px ऑर्बिटल में, तो हमारे पास एज सच मैग्नीट्यूड C3 पे अप्लाई हो गया। फिर C3 की वैल्यूज़ हमने जो फाइंड आउट की थी वो हमने लिख दी। उसके बाद साई डबल डैश के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन आया वो ऐसे आया डिराइव होने के बाद। नेक्स्ट आपके पास आएगा जो रिजल्टेंट वेव फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, फिर आप वहाँ यहाँ से बस उसे एंड कर दो। ये आपके पास वेव फंक्शन। लेकिन यस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वेव फंक्शंस आपने कैसे डिराइव करने हैं, पर आपने एग्जाम्पल में जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन तक करके आना है। ये मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, उसके बाद सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करोगे ये कॉम्बिनेशन, उसके बाद आप सेट ऑफ सिमेट्री ऑर्बिटल्स प्रिडिक्ट करके आओगे। वैसे तो आपको वेसेपर की हेल्प से भी पता था कि BF3 का मॉलिक्यूल sp2 ही आएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन स्टिल हमने ग्रुप थ्योरी को कंसीडर करके ही चलना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा।
आपको पहले से ही सिचुएशन तो यहाँ से ही पता है कि BF3 जब आपको दिया गया तो आपका मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन स्टिल हम एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई किया आपने, वो सारा कुछ आपको सिखा दिया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।